अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को पता है कि एमसीक्यूज़ की तैयारी किस तरह की जाती है? हम लोग तो इस तरह करते हैं कि ये जो स्टेम है इसको रीड करके और इसमें से जो करेक्ट होता है उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं। ये हमारा तरीका होता है, जो किस तरह सर क्या है? गलत है। एमसीक्यूज़ की स्टडी का अपना मज़ा है, लेकिन अगर आप लोगों को हर एक ऑप्शन का पता हो कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है, तो मैं आज लोगों को एमसीक्यूज़ स्टडी का सही तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की तैयारी किस तरह करनी है। ठीक है? तो चलते एजुकेशन साइकोलॉजी क्वालिफाई हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की आज हम 30 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम आर टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ। कहते हैं कि वो सलाहियत जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को हल कर सके या नए माहौल के मुताबिक खुद को अडाप्ट कर सके, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिए गए पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी आप लोगों की फीलिंग्स है, आप लोगों के थॉट्स है, आप लोगों का बिहेवियर है। तो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आप लोगों के साथ हेल्प नहीं कर सकती। बिहेवियर आप लोग क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, ये हमारा बिहेवियर है। तो बिहेवियर का भी यहाँ पे रोल नहीं है। इंटेलिजेंस ज़हानत। ज़हानत क्या है? जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो हम उस प्रॉब्लम को गौर से स्टडी करते हैं कि इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है। तो जब प्रॉब्लम का मतलब समझ में आ जाए तो उसकी सलूशन फिर आसान हो जाती है। तो इंटेलिजेंस ये वाहिद ज़रिए है जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम की सलूशन भी निकाल सकते हैं। और इंटेलिजेंस जो है ये हमें इस काबिल बना देती है कि हम नए माहौल में एडजस्ट हो सके। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का बानी कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। मास्लो। मास्लो के बारे में याद रखिए कि मास्लो ने थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पेश की थी, या जिसको हम कहते हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्लेटो। प्लेटो के बारे में याद रखिए, ये ग्रीक साइकोलॉजिस्ट था, लेकिन साइकोलॉजी में उसका कोई बड़ा कारनामा नहीं है। इस तरह एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट है, इस वजह से एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जे बी वाटसन। तो याद रखिए जे बी वाटसन जो है इसने बिहेवियरिज्म को पेश किया था। बिहेवियरिज्म में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? ये वाटसन का है, तो बिहेवियरिज्म का बानी वाटसन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंक्रीट ऑपरेशन अकर एट स्टेज ऑफ। इस क्वेश्चन को देखो, याद रखिए जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसमें से पहला स्टेज जो है ये सेंसरी मोटर है, दूसरा प्री ऑपरेशनल है, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल है और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल है। ठीक है, अब इसके एज को याद रखने हैं, तो एज को किस तरह याद रखेंगे? देखो कुछ इनसे याद रखने हैं, जैसे कि 0, 2, 7 और 12। जस्ट ये इनसे याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सेंसरी मोटर है इसमें बच्चे का एज क्या होगा? ये 0 to 2 होगा। ठीक है, इस तरह ये जो प्री ऑपरेशनल है इसमें बच्चे का एज क्या होगा? 2 to 7 होगा। थर्ड, ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल है इसमें बच्चे का एज क्या होगा? 7 से लेके 12 तक होगा। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें क्या होगा? उसमें 12 से ज़्यादा होगा। तो अब आप लोग ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन में कंक्रीट ऑपरेशन को देखो क्या है? 7 to 12। तो यहाँ पे ही 7 to 12 दिया गया है। ठीक है, तो ये 7 to 12 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारे पास कितने ग्रुप बनाए जाते हैं? याद रखिए जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 ही ग्रुप होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पे हम तजर्बा कर लेते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, यानी स्टैंडर्ड के तौर पे हम लेते हैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का डेटा, इसके साथ कंपेयर करके उससे रिजल्ट निकालते हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमेशा हमारे पास कितने ग्रुप होंगे? किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमेशा हमारे पास कितने ग्रुप होंगे? 2, एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। तो ऑप्शन में देखो 2 है, ये रहे, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर। कहते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट यानी मैच्योरिटी
या ज़हनी सलाहियत की मैच्योरिटी, इसकी स्टडी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? नंबर 1 टीचर के लिए, तो बिल्कुल टीचर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाता है, तो बच्चों को वो उनके ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक पढ़ाएगा, तो टीचर के लिए तो इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए भी किसी हद तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम तो इदारे के साथ होता है, वो इदारे को चलाता है। एग्ज़ामिनर का काम उस एग्ज़ाम के दौरान जो है बच्चों की ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि बच्चे सही तरीके से काम कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं, मतलब माहौल को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? बच्चे की डेवलपमेंट की स्टडी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, वो किसके लिए है? वो टीचर के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? टीचर है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाई टू। कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे अप्लाई होता है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्टैटिस्टिकल वेरिएबल है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि अली एक लड़का है, ठीक है, वो रोज़ाना जो है ये सिर्फ 1 आवर स्टडी करता है, ठीक है, और स्टडी करते करते अली के मार्क्स 150 आ गए, ठीक है, एमडीकेट में उसके मार्क्स 150 आ गए और वो सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो नाकाम हुआ। तो ये जो 150 मार्क्स आ गए, ये उसका क्या है? ये 150 जो मार्क्स आ गए, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल किस वजह से आए? ये 1 आवर स्टडी से आया है। तो ये जो 1 आवर स्टडी है, ये जो 1 आवर स्टडी है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो स्कोर आया है 150, ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। तो याद रखें कि हमारे पास चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल है या चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। याद रखें दोनों वेरिएबल जो है ये हमेशा कहाँ पे अप्लाई होंगे? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे अप्लाई होंगे, कंट्रोल ग्रुप पे अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम। कहते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन की लाइफ कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए न्यूक्लियस दिया है। न्यूक्लियस क्या है? हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए पड़ी होती है। तो न्यूक्लियस से हमारी ज़िंदगी शुरू नहीं होती। ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। ज़ायगोट क्या है? ये देखो, ये स्पर्म है और ये एग है, दोनों जब मिलाप करें, यानी स्पर्म ऊआ के साथ मिल जाए, तो इसी फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज़ायगोट, ठीक है। इसी ज़ायगोट में फिर पर्दा सेल डिवीजन होती है, तो ये 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके बाद 8 सेल बन जाता है, और फाइनली इससे क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो इंडिविजुअल है, ये किधर से बना? ये इसी ज़ायगोट से बना। ज़ायगोट क्या है? फर्टिलाइज एग। तो यहाँ पे हमारे पास ये ज़ायगोट ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेल दिया है, तो सेल जो है हमारी बॉडी सेल से बनी है, हमारी बॉडी सेल से बनी है, लेकिन बॉडी की शुरू जो इब्तिदा है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछते हैं स्टार्ट फ्रॉम, तो स्टार्ट किधर से लेंगे? स्टार्ट ज़ायगोट से लेते हैं, ज़ायगोट से हमारी बॉडी बनती है। अब मेम्ब्रेन ऑप्शन दिए, जो मेम्ब्रेन सेल के बाहर ये जो पर्दा लिपटा हुआ होता है, इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी मेम्ब्रेन से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, बल्कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है, और ये जो सेल है ये ज़ायगोट से वजूद में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये ज़ायगोट है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी फैक्टर्स इफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ पे कितने फैक्टर्स असर डालते हैं? तो याद रखें, ग्रोथ पे एक तो इंटरनल फैक्टर असर डालती है, और एक जो है एक्सटर्नल है। एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है? इंटरनल वही जो हमें माँ बाप से स्पर्म और ओवा में हासिल होता है, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो एक फैक्टर जो है वो क्या है? वो हेरिडिटी है, जो माँ बाप से स्पर्म और ओवा के ज़रिए हम गेट करते हैं। एक तो ये फैक्टर है जो हमारे ग्रोथ पे असर डालती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ फैमिलीज़ के बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, और कुछ फैमिलीज़ के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है।
तो ग्रोथ का इन्हिसार हेरिडिटी पर होता है। दूसरा फैक्टर एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, जैसे कि फूड है, पानी है, लाइट है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों की ग्रोथ पे असर डालती है। मतलब एक बच्चा खुराक ज़्यादा खाता है, एक बच्चा कम खाता है, तो दोनों की ग्रोथ में फ़र्क ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ पे कितने फैक्टर्स असर डालते हैं, ग्रोथ पे 2 फैक्टर असर डालते हैं। वो 2 फैक्टर्स क्या है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो बाहर से है, और एक अंदरूनी फैक्टर है जिसको हम हेरिडिटरी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ जाओ और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा हो तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर मज़ा आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, कहते कि क्लासिकल कंडीशन किसने प्रेजेंट की थी। पहला पावलोव जो है, पावलोव ये रशियन बायोलॉजिस्ट है, इसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किए थे, कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ये कुत्ते को फूड देता तो फूड के साथ ही वो बिल बजाता, ठीक है। तो बिल बजाता फिर फूड देता, बिल बजाता फिर फूड देता, फिर उसने उसको फूड नहीं दिया जबकि बिल बजाया। तो जब उसने बिल बजाया और फूड नहीं दिया तो कुत्ते के मुंह में सैलिवेशन स्टार्ट हो गई, सैलिवेशन स्टार्ट हो गई। तो कुत्ते ने जो बिल है ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, इसको नेचुरल स्टिमुलस यानी पूड से टाइट किया, बांध लिया, कनेक्ट किया कि पूड और बिल के एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। इसी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने प्रेजेंट किए, क्लासिकल कंडीशनिंग को पावलोव ने प्रेजेंट किया। अब ये बी एफ स्किनर इसका क्या करना है, तो बी एफ स्किनर जो है उसने पेश किया था अपेरेंट कंडीशन, अपेरेंट कंडीशनिंग इसने प्रेजेंट किया था। वाटसन का काम बिहेवियरिज्म को प्रेजेंट, उसने बिहेवियरिज्म को प्रेजेंट किया। डेवी का एक ही कारनामा है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, पावलोव। क्वेश्चन नंबर 10, द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज सॉट, कहते कि वो वेरिएबल जिसका असर तलाश किया जा रहा हो कि इसका असर क्या है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अली 2 घंटे स्टडी कर रहा है और वो फेल हुआ है, तो फेल क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। किस वजह से था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो वेरिएबल जिसके असर को हम तलाश करते हो, तो हमेशा असर कौन डालता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालता है। किस पे डालता है, डिपेंडेंट पे डालता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहते कि वो वेरिएबल जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल असर डालता है। तो ऊपर भी हमने पढ़ा, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना असर कहाँ पे डालता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि उसने इंडिकेट में 150 स्कोर किया था, तो ये 150 स्कोर किया था डिपेंडेंट वेरिएबल। किस वजह से किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्टडी से। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर कहाँ पे पड़ेगा, डिपेंडेंट पे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा अगर कोई और फैक्टर भी हो, कोई और वेरिएबल भी हो और वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे अपना असर डालता हो, तो जाहिर बात है अगर कोई वेरिएबल हो और वो इस पे असर डालता हो तो वो क्या होगा, वो इसके साथ रिलेवेंट होगा, इसलिए इस पे असर डालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड, कहते हैं कि किसी भी बिहेवियर को जब हम गौर से देखते हैं, गौर से स्टडी करते हैं, तो ये कौन सा मेथड होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, डेवलपमेंट होगा, साइकोफिजिकल होगा। तो याद रखिए ऑब्जर्वेशन मेथड को हम कीन स्टडी के लिए यानी गौर से देखने के लिए ये हम ऑब्जर्वेशन को स्टडी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आते इन और ऑप्शन की तरफ, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड कहाँ पे अप्लाई, एक्सपेरिमेंटल मेथड हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और किधर स्टडी करते हैं, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, कंट्रोल कंडीशन में किसी भी बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम चाइल्ड ग्रोथ, एक बच्चा जो है उसका ग्रोथ किस तरह होता है,
तो बच्चे की ग्रोथ को स्टडी करने के लिए हम डेवलपमेंटल मेथड यूज़ करते हैं। लास्ट नंबर पे जो ये साइकोफिज़िकल मेथड है, तो याद रखिए साइकोफिज़िकल मेथड हम साइकोलॉजी में इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि बच्चे के अंदर सेंसरी डिसेबिलिटीज़ क्या है, क्या वो दिमागी तौर पे ठीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। यानी सेंसरी डिसेबिलिटीज़ को साइकोफिज़िकल मेथड के ज़रिए फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अभी हमने पढ़ा कंट्रोल्ड कंडीशन के लफ्ज़ आ गए, तो कंट्रोल्ड कंडीशन किधर होता है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज स्टडीड इन, ये भी अभी हमने पढ़ा कि बच्चे के ग्रोथ को हम किधर स्टडी करते हैं, बच्चे के ग्रोथ को हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट मेथड में। क्वेश्चन नंबर 16, सेंसरी डिसेबिलिटी आर स्टडीड इन, बच्चे में सेंसरी डिसेबिलिटीज है, वो सही तरीके से चीज़ों को रिसीव नहीं कर रहा, उसकी फीलिंग्स कमज़ोर है, इसी वजह से वो फिजिकली भी कमज़ोर है। तो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ ये भी हमने पढ़ा, इसके लिए मेथड कौन से होते हैं, साइको फिजिकल मेथड। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड कीन ऑब्जर्वेशन के लिए, कीन स्टडी के लिए, गौर से चीज़ देखने के लिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड कंट्रोल कंडीशन में बिहेवियर की स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। डेवलपमेंट मेथड बच्चे की ग्रोथ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। साइकोफिजिकल मेथड सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के इस्तेमाल स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ाइगोट टू 250 और 300 डेज, कहते हैं कि ये फीमेल है, इसकी बॉडी में ये ज़ाइगोट है, ठीक है, और यहाँ पे इसने डेज ये 0 से यानी ज़ाइगोट से लेके 250 या 300 डेज तक ये जो यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर ये जो टाइम स्पेंड करता है एग, इसी ड्यूरेशन को हम कहते हैं प्री नेटल पीरियड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको आसानी से याद करना है, ये आप लोग फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। प्री नेटल पीरियड मीन पैदाइश से पहले, पी पैदाइश से और पी पहले ना, पैदाइश पैदाइश से पहले, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है मदर की बॉडी में, तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। अब ये न्यूनेट पीरियड क्या होगा, ये जब बच्चा पैदा हो जाए तो 2 हफ्तों तक, पैदाइश के बाद 2 हफ्तों तक जो पीरियड होते हैं उसको हम न्यूनेट पीरियड कहते हैं। फिर एडोलेसेंस क्या है, तो एडोलेसेंस जो है ये 13 साल से लेके 19 साल तक जो एज होता है इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। एडल्टहुड क्या है, साइकोलॉजी के लेवल पे हम एडल्टहुड जो है ये 20 से ऊपर, यानी जब बंदा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उसी सेक्सुअली मैच्योर पर्सन को हम कहते हैं, उसी कंडीशन को हम कहते हैं एडल्टहुड। ठीक है। तो प्रीनेटल पीरियड मीन पैदाइश से पहले, पी पैदाइश से पहले, न्यूनेट पैदाइश के बाद 2 हफ्तों तक, एडोलेसेंस 13 से लेके 19 साल तक, और एडल्टहुड 20 साल और इसके बाद। ठीक है। तो प्रीनेटल हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक, पैदाइश के बाद पहले जो 2 हफ्ते है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनेट पीरियड, अभी हमने पढ़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टू 19, कहते हैं कि 13 साल से 19 साल तक की स्टेज को, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, ये भी अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज़ नॉट हेरिडिटरी फैक्टर, कहते हैं कि कौन सा हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है। हेरिडिटरी फैक्टर मीन जो हम अपने पेरेंट्स से स्पर्म और ओवा में हासिल करते हैं, ठीक है, हमारे जीन्स में हम वसूल करते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी फैक्टर। तो देखो हमारे बॉडी का कलर, हमारे आइज़ का कलर, ये हेरिडिटरी फैक्टर है। हाइट, हम छोटे या बड़े, हमारा कद, ये हेरिडिटरी फैक्टर है। डाइट, खुराक, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये क्या है, ये हेरिडिटरी नहीं है बल्कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। आई कलर, तो आई कलर भी क्या है, हेरिडिटरी फैक्टर है, ये इसके लिए आई कलर के लिए जीन हमें माँ बाप से वसूल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डाइट, ये करेक्ट है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर, कहते हैं कि इसमें कौन सा माहौलियाती फैक्टर नहीं है। तो डाइट, ये बाहर से आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। पानी, ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बाहर से आता है। हाइट, ये हेरिडिटरी है क्योंकि हमारी हाइट का इन्हिसार जीन्स पर होता है कि हम पेरेंट्स से जो जीन गेट करते हैं, या वो छोटे कद के लिए रिस्पॉन्सिबल है या
बड़े कद के रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ फैमिली मेम्बर सारे बड़े कद के होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं। तो ये जो कद है ये हेरिडिटरी फैक्टर है, ये हम पेरेंट्स से वसूल करते हैं। और लाइट जो है ये भी बाहर क्या है, ये लाइट भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाइट। क्वेश्चन नंबर 22, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे दिमाग की सोचने की सलाहियत, रीजनिंग की सलाहियत, मेमोराइजेशन की सलाहियत। तो हम जो रीजनिंग करते हैं, हम जो मेमोराइजेशन करते हैं, ये डेवलपमेंट ये कहाँ से रिलेटेड है? तो बॉडी के साथ तो रिलेटेड नहीं है, इसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। माइंड, दिमाग जो है, दिमागी सलाहियत, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऑप्शन क्या है? माइंड इज करेक्ट। सोसाइटी, बाहर माहौल है, माहौल का हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक हो नहीं। इस तरह इमोशन, जज्बात है, जज्बात का हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ थोड़ा सा रिलेशन है। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब बाय जीन पियाजे? जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस डिफाइन किए? ये अभी हमने पढ़ा। एक सेंसरी मोटर था, एक प्री ऑपरेशनल था, एक कंक्रीट था और एक क्या था? फॉर्मल ऑपरेशनल था। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4। तो 4 ये करेक्ट है। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि कुछ इनसे याद रखनी है, जैसे कि 0 2। तो 0 से 2 तक कौन सा स्टेज है? ये सेंसरी मोटर स्टेज है। फिर 2 से लेके 7 तक ये क्या है? ये प्री ऑपरेशनल है। ठीक है, फिर 7 से लेके 12 तक ये क्या है? ये कंक्रीट ऑपरेशनल है। ठीक है, और फिर 12 के बाद ये क्या है? ये फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस डिफाइन किए हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से लेके 2 साल तक का स्टेज है, प्री ऑपरेशन स्टेज जो 2 से लेके 7 साल तक का स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशन जो 7 से लेके 12 तक की, और फॉर्मल ऑपरेशन जो 12 से ज़्यादा है। तब देखो, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, कहते कि पैदाइश से 2 साल तक, ये कौन सा है? अभी हमने पढ़ा ये सेंसरी मोटर है, ये दूसरा ये 2 to 7 होगा, ये तीसरा ये 7 to 12 होगा, और ये आफ्टर 12 होगा, यानी 12 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7, 2 से 7 साल तक का जो स्टेज होता है, अभी ये हमने पढ़ा, ये क्या होगा? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12, 7 से लेके 12 तक, ये भी हमने उधर किया, ये क्या है? ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, 7 से 12 तक। 27, पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स इन अनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कहते हैं कि 12 साल और इससे ऊपर जो स्टेज है वो कौन सा है? वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ठीक है, अगेन याद रखना, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 12 और आफ्टर 12। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हिंद से क्या याद रखनी है? 0 2 7 12, ये याद रखो, तो इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28, चाइल्ड फॉरगेट द थिंग्स आउट ऑफ साइट इन, कहता है कि जो चीज़ें बच्चों की नज़रों से दूर हो जाती है, बच्चा उसको भूल जाता है, ये कौन से स्टेज में होता है? तो ये आप लोगों ने अमूमन देखा होगा, बच्चे चीज़ के पीछे रोता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा सो गया, हम वो चीज़ कहीं और पे रख लेते हैं। जैसे ही बच्चा नींद के बाद उठ जाता है, तो वो भूल जाता है कि ये चीज़ मेरी थी, मैं उसके पीछे रो रहा था, तो ऑटोमेटिकली वो भूल जाता है। तो बच्चे जो चीज़ें भूल जाते हैं, ये कौन सा स्टेज होगा? ये सेंसरी मोटर स्टेज है, पैदाइश से लेके 2 साल तक। इसमें जो चीज़ बच्चों की नज़र से दूर हो जाते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली उसको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। 29, चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, कहता है कि चाइल्ड अपने बारे में बताएगा, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज उसने सीखा होगा, लैंग्वेज का इस्तेमाल सीखा होगा, तो अपने बारे में बता सकेगा, लेकिन सही तरतीब से नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज होगा? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये क्या है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें बच्चा अपने बारे में बता सकता है क्योंकि लैंग्वेज उनको आता है। ठीक है, चाइल्ड थिंक लॉजिकली इन, कहते हैं कि बच्चा
लॉजिकली सोचता है, यानी मंतिक के साथ, दलाइल सोच समझ के साथ सोचता है किसी चीज़ पे। जैसे कि हम उसके सामने कोई चीज़ रख दें कि ये क्या है, तो वो उसको देख के बताए कि ये चीज़ है, इसका ये कलर है, इतना साइज़, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हक़ाइक़ पर मबनी जवाब देगा। तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल लॉ स्टेज होता है। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है? और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।